गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज जो है निर्धनता एक चुनौती का तीसरा पार्ट लेके आया, तीसरी वीडियो में लेके आया, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे असुरक्षित समूहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो असुरक्षित समूह है इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं, धीरे धीरे देखेंगे ग्राफ को। ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है। देखिए तो ये असुरक्षित समूह के लिए ग्राफ बना रखा है। ग्राफ से हम देखेंगे जो एसटी है, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं, अनुसूचित जनजातियों में सबसे ज्यादा असुरक्षित लोग हैं। ठीक है ना, तो ये 40% लोग ऐसे हैं जो कि असुरक्षित हैं। ठीक है ना, यानी ये जो वर्ग है प्रति 100 पुरुषों में निर्धनता की संख्या बता रहा है ये। ठीक है ना, कि जो प्रति वर्ग है उसमें 100 पुरुषों में निर्धनता की संख्या कितने हैं वो बता रहा है। एसटी के 29 है। ठीक है ना, ये 40 है, या फिर 29 है, ये 22 है, ये 34 है और ये भी 34 है। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब संख्याएं बताएंगे। जैसे देखो एससी में 29, ठीक है, और भारतीय निर्धनता अनुपात औसत कितना है 22 है। अनियत कृषि श्रमिक कितने हैं जो कि जिनके पास अपने नियत नहीं है वो ग्रामीण क्षेत्र में 34 है, और अनियत गैर कृषि श्रमिक शहरी क्षेत्र में कितने हैं 34 है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या चीज है ये देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या चीजें देखते हैं। अब देखें निर्धनता रेखा से नीचे क्या है, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात। ठीक है, बी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं होता है। वर्गों में एक समान नहीं होता है। ठीक है, नहीं है। अब निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का जो अनुपात होता है ना, अनुपात भी क्या होता है, भारतीय सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वो कौन से है, तो वे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के परिवादी होते हैं। ठीक है ना, तो सर्वाधिक असुरक्षित लोग, ठीक है, सामाजिक समूह कौन सा है, तो कौन सा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये कौन सा है, सर्वाधिक असुरक्षित सामाजिक समूह कौन सा हो गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये दो समूह हैं। अब देखिए इसी प्रकार से क्या कहते हैं, इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक, ये जो सामाजिक समूह में थे, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है, सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है, तो ये है ग्रामीण। ये आरेख के अनुसार बता रहा हूं आपको, ये ग्रामीण कृषि श्रमिक जो आर्थिक रूप से सर्वाधिक असुरक्षित है। ठीक है ना, परिवार। ठीक है, और दूसरा को नगरीय
अनियत मजदूर, ये है वो मजदूर जो दैनिक मजदूरी करते हैं। तो अनियत हो गई, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती है ना। अनियत परिवार, ठीक है। अब देखिए विचार करने वाली बात ये हो गई कि अब जो सर्वाधिक आर्थिक समूह की बात करते हैं, पैसों के मामले में देखे जाए तो अर्थ के मामले में देखे सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा हो गया? ग्रामीण कृषि परिवार हो गया, नगरीय अनियत मजदूर परिवार हो गया। जबकि सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति जो सर्वाधिक असुरक्षित है, ठीक है ना, इन वो सामाजिक समूह जो निर्धनता के प्रति, यानी निर्धनता में सर्वाधिक असुरक्षित तो कौन से हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। जबकि आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण कृषि परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार, ठीक है। आगे बढ़ते हम ये देखेंगे, ये जो आरेख मैंने जो बनाया था वो आरेख आपको क्या दिखा रहा है? निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाएगा। ये क्या करेगा? निर्धन लोग जो कितने प्रतिशत है, एसटी में कितने प्रतिशत? 40% निर्धन हो गए। एससी में कितने हो गए? 29% निर्धन हो जाएंगे। भारतीय निर्धनता अनुपात तो औसत जो हमने देखा था वो 22% लोग क्या निर्धन थे। अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण 34% है, और गैर कृषि श्रमिक जो हो गए वो 34%। ये सब क्या है? गरीबी रेखा से गरीब है, मतलब, ठीक है। तो अब देखें, अब देखो क्या है? निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का औसत, नीचे के लोगों का औसत, ठीक है। तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का जो औसत है वो कितना है, ठीक है। हम देखेंगे भारत में तो सभी समूह का कितना है? भारत में सभी समूहों का कितना है? 22, ठीक ना। अब देखें अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों में ये फैक्ट है जो बताया जा रहा है आपको। जनजातियों के 100 में से, यानी अगर अनुसूचित जनजाति 100 में से 43 लोग जो होंगे वे निर्धन, 43% लोग क्या है? 100 में से 43 लोग क्या है? निर्धन। 43 यानी कि 43 लोग क्या है? निर्धन है। ये अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे नगरीय क्षेत्रों में बात करते, तो नगरीय क्षेत्रों में 34% जो मजदूर हैं, 34% अनियत मजदूर है। अनियत कृषि श्रमिक, चीन 34% अनियत मजदूर जो निर्धनता से नीचे है, निर्धनता रेखा से नीचे है, ठीक है, रेखा से नीचे है, ठीक है ना। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? 34% जो है ये अनियत कृषि मजदूर है। अनियत कृषि श्रमिक जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे है, ठीक है ना। अब इसी में क्या है? अनुसूचित जातियां जो है, अनुसूचित, इनमें क्या है? 29% जो है निर्धन है, ठीक है ना। ये इसमें बता रखा है। अब देखें कि हाल के अध्ययन जो किया गया है, हाल में हमने क्या देखा है? 1990 के दशक के दौरान,
90 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति जो थी, अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह में निर्धनता में कमी आई है, ठीक है ना। अन्य सभी तीनों समूहों में क्या ये निर्धनता में कमी आई है। यानी अनुसूचित जनजाति का छोड़ दे तो बाकी सब में क्या होगी, निर्धनता में कमी होगी। यानी सबके सब क्या हो गया, निर्धनता रेखा से ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवार में आय असमानता होती है। इसमें क्या होगा, यानी सामाजिक समूहों के अतिरिक्त आय भी इनकी क्या होगी, बिल्कुल अलग हो जाती है, डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। जिस तरीके से अपने घरों में भी चलता है ऐसे ही ना, के अतिरिक्त परिवारों में आय असमानता होती है, समानता होती है, ठीक है। अब देखिए निर्धन परिवार के जो लोग होंगे, निर्धन परिवारों में क्या होता है, निर्धन परिवारों में क्या होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। अब महिलाओं को, वृद्धों को, बच्चों को, बच्चियां जो होती हैं है ना, उनको ये सब चीजें जो उपलब्ध संसाधन तक पहुंच वंचित किया जाता है। यानी कठिनाई का सामना भी किसको करना पड़ रहा है, महिलाओं को। महिलाएं दूसरी ओर देखेंगे, महिलाओं के साथ साथ में बच्चियों को, यानी बच्चियों को सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, और वृद्धों को, जो वृद्धजन है उनको, ठीक है ना। तो इन निर्धन परिवार, इन लोगों को ज्यादा समस्याएं करनी पड़ती है। महिलाएं देखिए, बच्चों को तो स्कूल नहीं भेजा जाता, लड़कों को स्कूल भेजा, लेकिन लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, कंडीशन का अकॉर्डिंग है, ठीक है। हम इन सबको एक उदाहरण के अनुसार समझते हैं। देखेंगे हम कहानी पढ़ते शिव रमन की कहानी, जिस तरह हमने वो पढ़ी थी दूसरी कहानी, हम ये पढ़ेंगे शिव रमन की कहानी पढ़ते हैं। इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा क्या चीज मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, कैसे होता है ये देखिए। अब ये कहाँ रहता है, तो ये तमिलनाडु में रहता है, तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु में जगह है, तमिलनाडु में करूर, ठीक है ना। करूर कस्बा है, करूर कस्बे के निकट गांव में रहता है, ठीक है, गांव में ये रहता है। अब ये क्या करता है, तो करूर देखिए, करूर जो गांव कस्बा है, ये हथकरघा व बिजली करघा के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पर हथकरघा, हाथों से बनाए गए कपड़े, और बिजली से बनाए गए कपड़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, कस्बा है, ठीक है। गांव के अंदर करीब 100 परिवार है। गांव में कितने परिवार है, 100 परिवार रहते हैं, ठीक है ना। वो जो गांव है उसमें करीब 100 परिवार के आसपास रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए शिवरमन की बात करें तो शिवरमन की ही बात करेंगे हम, दूसरी फालतू बातें नहीं करेंगे। अब शिवरमन जो है ये मोची जाति का है, क्या ये मोची जाति का है, ये शिवरमन की जाति क्या है, मोची है, ठीक है ना।
लेकिन मोची तो है, जाति तो मोची है, लेकिन 160 रुपए, ठीक है ना, प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से ये क्या करता है, खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करता है। खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है, ठीक है ना। तो है तो मोती, लेकिन काम किसका कर रहा है, ये खेती मजदूर के रूप में काम ये कर देता है, ये करता है, ठीक है। अब देखें, काम तो करे, लेकिन काम उसको कितना मिलता है, काम जो उसको मिल रहा है वो वर्ष में 5 महीने मिलता है, यानी वर्ष में केवल 5 माह काम मिलता है, कार्य मिलता है, ठीक है ना। अब काम जो है इसको केवल वर्ष में केवल 5 महीने ही मिल रहा है। बाकी समय में ये क्या करेगा, बाकी समय के अंदर ये करता है, दूसरे छोटे मोटे काम करता है, दूसरे छोटे मोटे कार्य बाकी समय में करता है, बाकी समय में करता है। देखिए, शिवरमन की जो कहानी है वो आज भी वैसी चल रही है, इतनी बदलाव अभी भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, अपने गांव में देख लो, जब तक खेती का सीजन होगा तब तक लोगों के पास खूब काम होगा, लेकिन खेती के बाद जो गर्मी के सीजन आ जाता है, जो 4 महीने गर्मी के, तो लोगों के पास काम नहीं होता है। उस समय लोग क्या करते हैं, तो लोग मजदूरी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, किसी घरों में काम करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ठीक है ना। ये स्थिति आज भी वैसी वैसी बनी हुई जो पहले बनी है। अब देखिए, अभी छोटे मोटे काम कर रहा है, तो छोटे मोटे काम के बदले में 100 रुपये प्रतिदिन मिल जाता है। क्या मिलते हैं, 100 रुपये प्रतिदिन इसको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि परिवार में इसका 8 सदस्य है। अब देखिए, शिवरमन का परिवार, शिवरमन का परिवार, अब हम देखिए शिवरमन के परिवार की बात करें, सबसे पहली बात, सदस्य कितने हो गए, 8 सदस्यों का परिवार है। कितने सदस्य परिवार है ये 8 सदस्यों का परिवार है, ठीक है ना। विधवा माँ है इसकी, विधवा माँ 65 साल की, 65 वर्ष की इनकी उम्र है, ठीक है। तो विधवा माँ हो गई इनके, और बीमार भी है, ठीक है ना। 25 वर्ष की अविवाहित बहन है इसकी, अविवाहित बहन 25 वर्ष की है इसकी उम्र, ठीक है ना। फिर 4 बच्चे उसके, 4 तो क्या हो जाएंगे इसके खुद के बच्चे, ठीक है ना। अब 4 बच्चों में 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं इसमें, ठीक है ना। और 3 तो लड़कियां हैं, 1 लड़का है इसमें, ये क्या है, लड़का है, ठीक है। अब आयु जो है इन लोगों की 1 से 16 वर्ष के बीच है, वर्ष के बीच, ठीक है ना। ये इनकी उम्र है, ठीक है। लड़का सबसे छोटा है। अब देखिए कंडीशन क्या है, जो मैंने आपको भी बताया कि कठिनाइयों को सामने क्या करना पड़ा। कठिनाई देखिए यहाँ पे, लड़कियां जो है, ठीक है ना, क्या है, कोई भी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है, स्कूल नहीं जाती हैं, ठीक है। लड़के कोई भी स्कूल नहीं जा रही है। लड़कियों के लिए तो विद्यालय जाना और उसकी बुक खरीदने एक तरीके की विलासिता की बात हो जाती है, ठीक है, उनके बस के बाहर है। और शादी भी करनी होगी तो उनके लिए खर्चा बचाना पड़ता है, ठीक है ना। तो शिवरमन चाहता है कि भाई इन लड़कियों की स्कूल पे इतना खर्चा नहीं करे, वो खर्चा उनकी शादी के लिए बचा के वो रख ले, ठीक है। तो
अब माँ 65 साल की हो चुकी है, वो जीना नहीं चाहती है, सीधी सी बात है, 65 साल की विधवा माँ जीने को चाहती नहीं, तो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। अब बहन जो है उसकी, और जो सबसे बड़ी लड़की जो होती है किसकी, शिवरोहन की, यानी कि बहन और सबसे बड़ी लड़की जो है इसकी, सबसे बड़ी लड़की क्या करती है दोनों, ये घर संभालती है। क्या करेगी, घर संभालती है, ठीक है ना, घर संभालती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है, ठीक है ना, फिर लड़का लड़के को विद्यालय भेजना चाहता है, ये भेजना चाहता है, ठीक है ना, ये चाहता है कि ये क्या करे, अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को क्या करे, विद्यालय भेजे, ठीक है ना। और अब देखिए जो बहन है उसकी, बहन की पत्नी के साथ नहीं बनती है, शिवरमन की जो पत्नी है, पत्नी के साथ बनती नहीं है, भाभी बदमाशी करती है, बात बनती नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो पत्नी है शशिकला, कौन है, शशिकला, ठीक है ना, शशिकला क्या करती है, बहन को बोझ मानती है, बहन को बोझ समझती है। अब देखिए स्थिति ऐसी है कि क्या कर सकते हैं वो, बहन की शादी करनी है, इधर इसके खुद के बच्चे पूरे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये समझेंगे कि मैं अपने इसको, कि जो शिवरमन होगा पहले इस पे खर्चा करेगा, तो पत्नी समझती है कि भाई इस पे खर्चा करेगा, मेरे बच्चों का क्या बचेगा, इसलिए इसको क्या समझ रही, बोझ मानती है। लेकिन शिवरमन जो है, शिवरमन के सामने समस्या ये है कि उचित वर नहीं मिल रहा है, इसको उचित वर नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, करता रहा लेकिन उसको जो जैसे वर चाहिए वैसे उचित नहीं मिल पाता है, ठीक है। और परिवार को जो है, परिवार जो है 2 वक्त के खाना भी नहीं मिल पाता है, 2 वक्त का भोजन जुटा नहीं पाता है, जुटा नहीं पाता है, ठीक है ना। बेटे के लिए कभी कभी दूध का बंदोबस्त हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अंतरराज्यीय असमानताएं क्या होती है। अब देखिए हम बात करेंगे अंतरराज्यीय असमानताएं क्या होती है, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, विचार करने वाली बात यह है, प्रमुख बात जो है वो ये है कि निर्धन कि प्रत्येक राज्य में क्या होता है, देखिए प्रत्येक राज्यों में क्या है, निर्धनता का अनुपात अलग अलग होता है, सीधी सीधी बात है, निर्धनता का अनुपात जो होता है, अनुपात अलग अलग होता है, ठीक है। निर्धनता का अनुपात कैसे है, थोड़ा डिफरेंट है, अलग अलग होता है, कैसे। अब देखिए कि 1970 में है ना, 1970 के दशक में क्या था, राज्य स्तरीय निर्धनता में कमी थी, क्या थी, राज्य स्तरीय निर्धनता में क्या हुई थी, दीर्घकालिक कमी हुई थी, यानी उस समय ऐसा कंडीशन थी कि कमी तो हुई, कब हुई थी, 1970 के दशक में हुई थी, ठीक ना। अब निर्धनता दर जो है, निर्धनता कम करने की दर, ये भी प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, ठीक है। बस सीधी सी बात है, प्रत्येक राज्य में क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल अलग अलग इसकी निर्धनता की दर होती है, ठीक है ना। अब देखें तो ये बताते हैं कि वर्ष 2011 और 12 में
ठीक है ना। भारत में निर्धनता अनुपात कितना था? भारत में निर्धनता अनुपात हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी इसकी। निर्धनता अनुपात क्या है हमारे यहाँ पे? 22 है। कितना? 22% है। यानी वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत में निर्धनता अनुपात तो 22% है। कुछ राज्य हैं जैसे कुछ राज्य जैसे कौन सा है? मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, असम हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, ठीक है ना। यहां पे क्या है? ये जो राज्य बता रहा है, यहाँ पे क्या है? निर्धनता अनुपात जो है राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, यानी 22% से ज्यादा है। कहां पे? मध्य प्रदेश, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इन राज्यों के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि जो हमने पहले आरेख देखा था, उस आरेख के अनुसार तो क्या दिखाया गया था कि बिहार और उड़ीसा देखें। बिहार, अब इसमें क्या क्या है? बिहार तथा उड़ीसा की बात करते हैं हम, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, बिहार और उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, तो बिहार के अंदर तो क्या 33.7% लोग, उड़ीसा में 32.6% लोग क्या है? नीचे। यानी सर्वाधिक निर्धन राज्य यही दोनों हैं। सर्वाधिक निर्धन राज्य है, ठीक है। चलिए अब हम तुलना अगर करते हैं तो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, गुजरात हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? निर्धनता में गिरावट आई है। निर्धनता में क्या गई है? गिरावट आई है, ठीक है। फिर पंजाब हरियाणा की बात करते हैं हम, तो पंजाब व हरियाणा, पंजाब हरियाणा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम हुई है, तो यहाँ पे क्या हुई है? उच्च कृषि दर से निर्धनता क्या हुई है? कम हुई है। निर्धनता कम हुई है, ठीक है, सकता हूं, ठीक है। उस कृषि वृद्धि दर से निर्धनता यहाँ पे क्या हुई है? कम हुई है। केरल की बात करते हैं हम लोग। केरल का विशेष उल्लेख करना पड़ेगा। केरल सबसे अच्छा राज्य बन रहा है। देखिए, केरल में मानव संसाधन विकास अच्छा है, ध्यान देती है सरकार। मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। यानी जो इंसान है, जो मानव है, उनको उनके विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगर उनका विकास हो जाता है तो फिर वो अपने आप ही करते हैं, अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में क्या किया गया? भूमि सुधार किया गया, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में क्या किया है? भूमि सुधार से निर्धनता में कमी आई, ठीक है ना। और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या किया गया? अनाज का सार्वजनिक वितरण किया गया। अनाज का सार्वजनिक ठीक है ना, सार्वजनिक वितरण
करके इसमें सुधार हुआ है, ठीक है ना। तो सार्वजनिक वितरण करके क्या किया गया है, करके निर्धनता में सुधार हुआ, निर्धनता में सुधार हुआ, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया है। मैंने आपको निर्धनता के जो बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए मैंने आपको अगर देखा जाए तो मैंने आपको सबसे पहले असुरक्षित समूह के बारे में ज्यादा बताया, ठीक है। असुरक्षित समूह बता दिया, आर्य के माध्यम से मैंने आपको कुछ फैक्ट बता दिए, फिर मैंने आपको कठिनाइयां बताई और कठिनाइयों को समझाने के लिए आपको मैंने एक अच्छी कहानी भी बताई है, ठीक है ना। और अब अलग जो राज्य जो है, यानी अंतर्राज्य जो राज्यों के अंदर किस तरह की समानता है, किसमें क्या क्या हो रहा है, वो सब भी मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है, ठीक है। तो अब सवाल आता है प्रश्नों का। ये जो प्रश्न है ये आपके अभ्यास प्रश्न है, ठीक है ना। ये आपके अभ्यास प्रश्न है, इसका मतलब पाठ्य पुस्तक के ही प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 है ये, ठीक है ना। ये आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। धन्यवाद।